अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब वालों, आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल. दिस इज़ लेक्चर नंबर 20 ऑफ आवर मे जून 2026 सीरीज़. वेल, कुछ दिन से वीडियोस नहीं डाल पा रहा था. उसका रीज़न ये है कि सबको पता है शादियों के सीज़न चल रहे हैं और इसी वजह से मेरे फैमिली में भी कुछ वेडिंग्स आ गई थी, तो उस वजह से वीडियोस के लिए टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था. बट विल कंटिन्यू नाउ इंशाल्लाह. तो हम फोर्सेस पे थे, हमने फोर्सेस पे कवर कर लिया था. फोर्सेस की सारी टाइप्स क्या होती हैं, हाउ टू लाइक फ्री बॉडी डायग्राम्स हमने कवर कर लिया. हम लोगों ने रिजल्टेंट फोर्स कवर कर लिया, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस कवर कर लिया. अब आते हैं न्यूटन के लॉस पे. अब न्यूटन चचा तीन लॉ हमने पढ़ने हैं. न्यूटन के 3 लॉस, ठीक है. अब लॉ 1 क्या है? देखो, लॉ 1 ये कहता है कि अगर एक चीज़ रुकी हुई है तो वो सारी ज़िंदगी रुकी ही रहेगी जब तक आप उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं करोगे. मज़े की बात है ना, कितनी हैरानी की बात है. और अगर एक चीज़ यूनिफॉर्म मोशन में है, मतलब अगर एक चीज़ कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, तो वो सारी ज़िंदगी उसी स्पीड से कॉन्स्टेंटली मूव करती रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना एक्ट की जाए. जैसे अगर एक गाड़ी की बात करें, अगर एक आपकी गाड़ी खड़ी हुई है ना, हम एक प्यारी सी गाड़ी ले आते हैं, तो वी हैव अ कार, जो कि ये देखो, ये रही हमारी गाड़ी. अगर ये गाड़ी रुकी हुई है ना, ये सारी ज़िंदगी रुकी रहेगी जब तक आप उसको धक्का नहीं मारोगे, जब तक इसको स्टार्ट नहीं करोगे, कोई भी फोर्स इसके ऊपर एक्ट करे. और अगर ये कॉन्स्टेंटली चल रही है, कॉन्स्टेंट स्पीड से चल रही है, तो ये सारी ज़िंदगी इसी ही स्पीड से चलती रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट करती. फिर आपके दिमाग में एक सवाल आएगा. आप ये कहोगे कि जब अब गाड़ी चल रही होती है, आप सब कुछ छोड़ देते हो, एक्सेलरेटर भी, ठीक है, गियर भी बंद कर देते हो, गियर भी ज़ीरो कर देते हो, लेकिन स्टिल गाड़ी जो है वो थोड़ी देर चलने के बाद रुक जाती है. अभी आपने कहा कि सारी ज़िंदगी मूव करती रहेगी, फिर रुक क्यों जाती है? देखो, रीज़न ये है कि जब आप गाड़ी का एक्सेलरेटर छोड़ते हो ना, तो गाड़ी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं. जैसे एयर रेजिस्टेंस गाड़ी को आहिस्ता आहिस्ता रोक देगी, गाड़ी के दरमियान और रोड के दरमियान फ्रिक्शन गाड़ी को आहिस्ता आहिस्ता रोक देगी. तो अगर यही एक्सपेरिमेंट एक वैक्यूम में किया जाए, अगर आप मून पे जाके एक गाड़ी को एक स्पीड से चलाओ, तो वो सारी ज़िंदगी उसी स्पीड से चलती रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना एक्ट की जाए, जब तक आप ब्रेक नहीं लगाओगे. ठीक है, होप इट मेक सेंस. तो न्यूटन का लॉ ये कहता है, एन ऑब्जेक्ट विल स्टे एट रेस्ट और कंटिन्यू टू मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड अनलेस एन अनबैलेंस फोर्स एक्ट्स अपॉन इट. ठीक है, जब तक कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं करेगी, आपका ऑब्जेक्ट जो है वो जिस स्टेट ऑफ मोशन में है उसी स्टेट ऑफ मोशन में रहेगा. अगर रुका हुआ है तो रुका हुआ ही रहेगा, अगर चल रहा है तो चलता ही रहेगा जब तक कोई फोर्स उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स, एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं करती. अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है इनर्शिया. अब इसके नाम एक बहुत मज़े की एग्जाम्पल देता हूँ. यू गाइस हैव एवर सीन के बस में जब बैठे होते हो ना, तो जब बस वाला गाड़ी को भगाता है, एकदम एक्सेलरेटर देता है, तो आपको पीछे की तरफ धक्का लगता है. जब वो एकदम ब्रेक लगाता है तो आपको आगे की तरफ धक्का लगता है. अब ऐसा क्यों होता है? अब इंसानों के लिए मुर्गियाँ पकड़ना इतना मुश्किल काम क्यों है? हाँ भाई, हम क्यों मुर्गियाँ नहीं पकड़ सकते? हम क्यों बिल्लियों को पकड़ नहीं सकते? वो इतनी तेज़ कैसे? हालांकि स्पीड, आप मुर्गियों जितना तेज़ भाग सकते हो, आप बिल्लियों जितना तेज़ भाग सकते हो, लेकिन क्यों नहीं बिल्लियाँ पकड़ी जाती? क्यों नहीं ये मुर्गियाँ पकड़े जाते हैं? ठीक है, इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे भी फिज़िक्स है भाई, और फिज़िक्स मैं आपको बताता हूँ. कॉन्सेप्ट है इनर्शिया का. इनर्शिया का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई जितना ज़्यादा एक चीज़ का मैस होगा ना, उतना ही मुश्किल होगा उसके स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना. अगर वो रुका हुआ है तो उसको चलाना उतना मुश्किल है, अगर वो चल रहा है उसको रोकना उतना मुश्किल है, उसकी डायरेक्शन चेंज करना उतना मुश्किल है. जितना ज़्यादा मैस होगा उतना मुश्किल है उसकी डायरेक्शन को चेंज करना होगा. ठीक है, तो इनर्शिया इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन. लॉ 1 को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं. इनर्शिया का लॉ ये कहता है कि इट इज़ टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन. मैस को अपना स्टेट ऑफ मोशन चेंज करना पसंद नहीं है. अगर एक मैस रुका हुआ है उसको रुका रहना पसंद है, अगर एक मैस चल रहा है उसको चलते हुए रहना पसंद है. उसको अपने स्टेट ऑफ मोशन में चेंज पसंद नहीं है. इसी तरह अगर आप एक बस में बैठे हुए होते हो ना,
तो बस को तो इंजन लगा है, वो इंजन बस को फोर्स करेगा आगे चलने के लिए, लेकिन आपका जो मैस है ना वो जहाँ पे खड़ा है वो वहीं रहना चाहता है, वो आगे मूव नहीं करना चाहता। जब बस आगे जाएगी जाहिर सी बात है बस के साथ 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 आप भी आगे जाओगे, लेकिन आपका मैस नहीं चाहता आगे जाना। मैस को अपने चेंज ऑफ स्टेट में, अपने स्टेट ऑफ मोशन में चेंज पसंद नहीं है। अगर आप रुके हुए हो, आपका मैस चाहता है आप रुके हुए रहो, इसीलिए आपको पीछे की तरफ धक्का लगता है। आपका मैस जहाँ है वहीं रहना चाहता है, लेकिन अगर एकदम ड्राइवर ब्रेक लगा दे तो फिर कुछ ऐसी हालत हो जाती है, कुछ ऐसी हालत हो जाती है, आप आगे की तरफ बेंड कर जाते हो, आगे की तरफ धक्का लगता है। अब ऐसा क्यों होता है? तो जब अब गाड़ी मूव कर रही होती है, गाड़ी के साथ साथ आप भी मूव कर रहे होते हो। लेट्स सपोज गाड़ी मूव करिए 10 मीटर्स पर सेकंड स्पीड से, तो आप भी 10 मीटर्स पर सेकंड स्पीड से मूव कर रहे होते हो। लेकिन जब गाड़ी को ब्रेक लगाई जाती है, गाड़ी को तो फोर्स किया जाता है रुकने के लिए, आपका मैस चाहता है, क्योंकि मैस को अपने स्टेट ऑफ मोशन में चेंज पसंद नहीं है, तो आपका मैस चाहता है कि आप चलते ही रहो, आप नहीं रुको। इसीलिए गाड़ी रुकने की कोशिश करती है तो आपका मैस आगे जाने की कोशिश करता है, इसीलिए आपको बस में बैठ के आगे पीछे धक्के लगते हैं। ठीक है, अब जितना ज़्यादा मैस होगा ना उतनी ज़्यादा ही इनर्शिया की प्रॉपर्टी होगी। जैसे अगर एक बहुत बड़ा ट्रक है, उस ट्रक को चलाना इतना मुश्किल काम है, और अगर वो ट्रक चल रहा है उसको रोकना इतना मुश्किल काम है। उसको चलाने के लिए भी बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, उसको रोकने के लिए भी बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। लेकिन ये मेहरान है आपके पास प्यारी सी, विदाउट एयर बैग्स यू हैव अ मेहरान। ठीक है, मेहरान को चलाना आसान है, मेहरान को रोकना भी आसान है, कम फोर्स लगेगी, राइट। इसी तरह जो मुर्गियाँ होती हैं, जो बिल्लियाँ होती हैं, उनका मैस आपसे बहुत कम होता है ना। आपने देखा है वो एकदम रुक जाती हैं, एकदम भागना शुरू कर देती हैं। जितना कम मैस होगा उतना ज़्यादा आसान होगा आपके लिए अपने स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना। अगर आप रुके हुए हो तो आपके लिए भागना ज़्यादा आसान होगा, अगर आप भाग रहे हो आपके लिए रुकना ज़्यादा आसान होगा, आपके लिए एक शार्प टर्न लेना ज़्यादा आसान होगा। इसीलिए मोटे लोगों से भागा नहीं जाता है, पतले लोग जो हैं वो बहुत बहुत तेज़ भाग लेते हैं और बहुत ज़्यादा फुर्तीले भी होते हैं। ओके, आई होप इट मेक सेंस। काफ़ी डिटेल डिस्क्रिप्शन दे दिया मैंने आपको। बाकी इंशाल्लाह इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, सवाल कैसे आते हैं, वो हम पास्ट पेपर्स के ज़रिए कवर करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब लॉ 2 ये कहता है कि ऑब्जेक्ट की जो एक्सेलरेशन है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिजल्टेंट फोर्स के। जितनी बड़ी रिजल्टेंट फोर्स होगी उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन होगी। ठीक है, तो लॉ नंबर 2 ये कहता है कि भाई एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिजल्टेंट फोर्स के, एंड इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास, पूरा नहीं लिखा, एंड इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। ठीक है, एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिजल्टेंट फोर्स के, जितनी ज़्यादा रिजल्टेंट फोर्स अप्लाई करोगे उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मैस के साथ। जितना ज़्यादा मैस होगा उतना मुश्किल होगा उसको एक्सेलरेट करना। अब एक एग्जांपल देता हूँ जो मोस्टली लड़के समझ जाएंगे। कभी क्रिकेट खेला होगा, राइट, कभी टेप बॉल खेली होगी, कभी हार्ड बॉल खेली होगी। हार्ड बॉल में जो बैट होता है वो अराउंड 2 किलो से ऊपर होता है, राइट, भारी होता है, और टेप बॉल का बैट काफ़ी हल्का होता है। हार्ड बॉल के बैट को घुमाना तेज़ी से ज़्यादा मुश्किल होता है ना। हालांकि टेप बॉल के बैट को घुमाना बहुत आसान होता है, आप बहुत फास्टली उसको घुमा सकते हो। तो रीज़न यही है कि भाई जिसका मैस ज़्यादा है उसको एक्सेलरेट करना मुश्किल है, जिसका मैस कम है उसको एक्सेलरेट करना आसान है। यही अगर आप एग्जांपल लो एक बैट की और एक बैडमिंटन रैकेट की, वो कितना हल्का होता है, उसको तेज़ एक्सेलरेट करना ज़्यादा आसान है, बैट को बहुत मुश्किल है। जितना ज़्यादा मैस उतना मुश्किल है एक ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करना, जितना कम मैस उतना मुश्किल है कम मुश्किल है एक मैस को एक्सेलरेट करना। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन बन जाती है कि फोर्स इज इक्वल टू एम ए। एक इक्वेशन बन जाती है फोर्स इज इक्वल टू एम ए। रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए आप क्या करते हो, मैस को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करते हो, क्योंकि अभी मैंने ऊपर बताया आपको कि एक्सेलरेशन का डायरेक्ट रिलेशन है रिजल्टेंट फोर्स के साथ और इनवर्स रिलेशन है मैस के साथ। तो ये आपके पास जो है ना एक इक्वेशन बन जाती है। यहाँ पे आप जो चीज़ निकालना चाहो, अगर आप फोर्स निकालना चाहो, मैस निकालना चाहो, किसी भी चीज़ को सब्जेक्ट बना सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे फोर्स को सब्जेक्ट बना लूँ तो फोर्स क्या आएगा, एम ए।
फोर्स कैसे निकाली जाती है? फोर्स निकाली जाती है मास को, यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स की बात हो रही है। रिजल्टेंट फोर्स निकाला जाता है मास को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करके। अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं ना, एक सर्टेन एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, आपने फाइंड करना है उसके ऊपर कितनी रिजल्टेंट फोर्स लग रही है, तो आप उसके मास को उसके रिजल्टेंट फोर्स से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये आपका न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है। न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है कि एक बॉडी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिजल्टेंट फोर्स से एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास से। एक बॉडी की एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स से एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास से। ठीक है, ओके, सो ये कुछ क्वेश्चन हैं which are related to the concepts we have done. Well, we'll do them later. भैया वो कर लेते हैं ये क्वेश्चंस। आज के लेक्चर में क्वेश्चंस करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, लेट्स डू दिस क्वेश्चंस। ओके, सो कुछ पास्ट पेपर क्वेश्चंस करते हैं। पहला सवाल ये है कि आप फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, आप कौन कौन से क्वांटिटीज़ को चेंज कर सकते हो फोर्स को, फोर्स का यूज़ करके। तो बिल्कुल आप एक ऑब्जेक्ट की शेप चेंज कर सकते हो। आप जोर लगा के, अगर आप घर क्ले पड़ी हो तो क्ले की शेप चेंज हो सकती है ना। एक टेनिस बॉल को दबाओ, उसकी शेप चेंज हो जाती है। एक कागज़ जो बिल्कुल सीधा था उसको फोर्स लगा के आप उसकी शेप चेंज कर सकते हो, पुश करके उसको, है ना, दबा के। तो बिल्कुल फोर्स लगा के आप किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज कर सकते हो। आप ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी चेंज कर सकते हो, है ना। फोर्स लगा के यू कैन चेंज वेलोसिटी एज वेल। लेकिन आप मास चेंज नहीं कर सकते भाई, जो मर्जी कर लो, मास विल रिमेन सेम। मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर अ सब्सटेंस हैज़। आप मास को चेंज नहीं कर सकते फोर्स लगा के। और बिल्कुल वॉल्यूम को भी चेंज कर सकते हो। जैसे आपको पता होगा जो एयर होती है उसको कंप्रेस किया जा सकता है, तो ज़ोर लगा के हम वॉल्यूम भी चेंज कर सकते हैं। फोर्स के ज़रिए हम वॉल्यूम भी चेंज कर सकते हैं। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर डी है। आई होप इट मेक सेंस। ऑलराइट, आगे आ जाओ। अब ये सवाल देखो, यहाँ पे कहा गया है कि अ मैन पुशेज अ हैवी बॉक्स अलोंग द रोड। अब एक बंदा है जो काफ़ी भारी मैस को कुछ इस तरफ पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। अ फोर्स एक्ट्स बिटवीन द मैन्स हैंड एंड द बॉक्स। अब यहाँ पे एक फोर्स एक्ट कर रही है इस इंसान के हाथों के और बॉक्स के दरमियान। अनदर फोर्स एक्ट बिटवीन द मैन्स फीट एंड द फ्लोर। और एक और फोर्स एक्ट कर रही है जो कि इस बंदे के पाँव और ज़मीन के दरमियान है। इन विच डायरेक्शन डू दीज फोर्सेज एक्ट ऑन द मैन। ठीक है, अब ये फोर्सेस जो है वो इस इंसान के ऊपर किस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। हाथ पे फोर्स कहाँ एक्ट करी, देखो ये इंसान जो है वो बॉक्स को इस तरफ पुश करने की कोशिश कर रहा है, तो ऑफ कोर्स ये बॉक्स भी इंसान के हाथ को पुश कर रहा होगा ना। अगर पुश ना कर रहा होता तो फिर ज़रूरत ही ना पड़ती इसको आगे फोर्स लगाने की, राइट। तो जब ये इंसान इस बॉक्स को आगे धक्का लगा रहा है तो ये बॉक्स भी इस इंसान के हाथों को धक्का लगा रहा है और बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस इंसान के हाथ पे जो फोर्स लग रही है वो लग रही है लेफ़्ट की तरफ लग रही है, सी और डी आउट होके। और पाँव की तरफ, अभी इंसान जो है ना ज़मीन को कुछ इस डायरेक्शन में पुश कर रहा है, राइट। ज़मीन भी इंसान के पाँव को बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश कर रही होगी। तो इंसान के पाँव पे जो फोर्स लग रही है वो लग रही है राइट की तरफ, लेफ़्ट एंड राइट। आपका आंसर यहाँ पे जो है वो बी है। ओके, अच्छा नेक्स्ट सवाल देखो। यहाँ पे कहा जाता है कि द डायग्राम शोज अ ब्लॉक ऑफ स्टोन ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक ब्लॉक ऑफ स्टोन है और आपने इसको एक रफ सरफेस पे रखा हुआ है जो कि हॉरिजॉन्टल है। फोर्स पी एक्ट्स ऑन द ब्लॉक। एक फोर्स पी है जो बॉक्स के ऊपर इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। द ब्लॉक इज एट रेस्ट, लेकिन बॉक्स मूव नहीं कर रहा, बॉक्स रुका हुआ है। अ फ्रिक्शनल फोर्स एफ एक्ट्स ऑन द ब्लॉक, और इसके ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स भी एक्ट कर रही है। विच रोज शोज द डायरेक्शन एंड साइज ऑफ एफ। ओके, अच्छा जी, तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि एक फोर्स पी है जो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है और इसके ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स भी एक्ट कर रही है। मैंने आपको बताया था कि फ्रिक्शन सिर्फ तब एक्ट नहीं करती जब दो सरफेसेस आपस में रब कर रही हों, ये तब भी एक्ट करती जब रब करने की कोशिश कर रहे हों। अब जाहिर सी बात है, एक बहुत बड़ा पत्थर ले आओ, उसको मूव करने की कोशिश करो, नहीं मूव कर पाओगे क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होगी। ठीक है,
अच्छा जी, तो डायरेक्शन ऑफ एफ फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन क्या है? जहाँ पर आपकी फोर्स लग रही है बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में, जहाँ आप बॉक्स को मूव करने की कोशिश कर रहे हो बल्कि उसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में आपकी फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रही है। ठीक है, आपके फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रही है। ओके, अच्छा, दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक फोर्स जो है वो यहाँ पे एक्ट कर रही है, एक फोर्स जो है वो यहाँ पे एक्ट कर रही है विच इज़ पी, और एक फोर्स जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही है विच इज़ फ्रिक्शन फोर्स। अच्छा, अब कुछ लोग सोचेंगे कि भाई ये बॉक्स मूव नहीं कर रहा तो फ्रिक्शन फोर्स बड़ी होगी, राइट? देखो ज़रा सोचो, जब एक बॉक्स मूव नहीं कर रहा होता, जब ये एक ऑब्जेक्ट स्टेशनरी होता है, एक ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर ही होता है, राइट? तो हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि फोर्सेस जो हैं वो बैलेंस्ड होंगी। Whenever an object is moving with a constant speed or it is not moving, क्या होगा? उसकी रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो होगी। रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो होगी, इसका मतलब ये है कि भाई ये F और ये P जो है ये सेम है, तभी कैंसिल आउट कर रहे हैं, है ना? तब भी रिजल्टेंट फोर्स जो है वो ज़ीरो बन रही है और आपका ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा। तो आपकी जो फ्रिक्शन फोर्स एफ है वो कहाँ पे लग रही है? वो लग रही है लेफ़्ट की तरफ, और साइज जो है वो सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि देखो ये मूव ही नहीं कर रहा ना बॉक्स। जब बॉक्स मूव नहीं करेगा तो रिजल्टेंट फोर्स का मतलब क्या है? रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो होगी, राइट? और रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो होने के लिए क्या होता है कि भाई सारी फोर्सेज जो हैं वो बैलेंस्ड होती हैं। तो अगर आपको इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो चाहिए तो दोनों सेम होनी चाहिए ना। अगर सेम होंगी तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए सेम एस पी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ पे, इन विच डायरेक्शन डज द रिएक्शन फोर्स एक्ट? रिएक्शन फोर्स कहाँ एक्ट करेगी? तो देखो, रिएक्शन फोर्स को नॉर्मल फोर्स भी कहा जाता है, और ये तब एक्ट करती है जब दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में हो। अब देखो, एक ये सरफेस, एक इसका सरफेस और एक ये ज़मीन का सरफेस आपस में कांटेक्ट में। ज़रूरी नहीं है मूव कर रहे हो, मूव कर भी हो रहे हो या ना भी कर रहे हो, कॉन्टैक्ट फोर्स हमेशा एक्ट करती है जब दो ऑब्जेक्ट, जब दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में होती हैं, और ये सरफेस से हमेशा 90 डिग्रीज पे होती है। ये बॉक्स क्या कर रहा है? ये बॉक्स ना इस फ्लोर को नीचे की तरफ पुश कर रहा होगा, तो ये फ्लोर भी ऊपर की तरफ पुश कर रहा होगा इसको, ये फ्लोर भी इस बॉक्स को ऊपर की तरफ पुश कर रहा होगा। ठीक है, और ये जो फोर्स, नॉर्मल फोर्स लगेगी ना, ये हमेशा परपेंडिकुलर लगेगी, 90 डिग्रीज पे लगेगी सरफेस से। इसका आंसर सी है। होप इट मेक सेंस। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ। ओके, सवाल देखो, अब ऐसे हमने कितने क्वेश्चंस किए हैं? यू गाइस रिमेंबर कितने क्वेश्चंस किए हमने यहाँ पे ऐसे ऊपर, राइट? सो दिस इज़ रियली इजी। हमने क्या बताना है, देखो, द डायग्राम शोज 3 फोर्सेज एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, कि भाई इसके ऊपर ना 3 फोर्सेज एक्ट कर रही हैं। पहली है 3 न्यूटन की, दूसरी 2 न्यूटन की, और तीसरी 11 न्यूटन की। विच एडिशनल फोर्स विल प्रोड्यूस अ रिजल्टेंट फोर्स ऑफ 3 न्यूटन टू द लेफ्ट? अब इन सब में से कौन सी एडिशनल फोर्स आप लगाओ इन चारों में से, जिससे जो आपका रिजल्टेंट है ना वो बने 3 न्यूटन टूवर्ड्स द लेफ्ट। ओके, इसके लिए हम लोग देखते हैं। तो पहले आप लोगों ने क्या करना है? पहले आप लोगों ने अपना ऑब्जेक्ट को एज इट इज़ नीचे बना लेना है, राइट? एज इट इज़ नीचे बना लेना है, और जहाँ पे आपने देखना है कि दोनों साइड्स पे एक एक फोर्स एक्ट कर रही है। अगर नहीं कर रही है तो जिस साइड पे एक से ज़्यादा फोर्सेज एक्ट कर रही है, पहले उनका रिजल्टेंट निकाल लो। अब 3 और 2 का रिजल्टेंट क्या बनता है? 3 और 2 का रिजल्टेंट बनता है 5 न्यूटन्स, राइट? और दूसरा जो है वो 11 न्यूटन्स है। ठीक है, अब पहली ऑप्शन ये कहती है कि 3 न्यूटन फोर्स और लगा दो लेफ़्ट की तरफ। अच्छा, अगर मैं लेफ़्ट की तरफ 3 न्यूटन और फोर्स लगा दूंगा तो क्या होगा? देखो, लेफ़्ट की तरफ 3 न्यूटन फोर्स और लगा दी तो पहले इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेंगे। अगर इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो इन दोनों का रिजल्टेंट बनेगा 8 न्यूटन्स, सेम डायरेक्शन में ऐड कर देंगे, और दूसरी तरफ 11 ही आएगा, 11 न्यूटन्स। और अगर इन दोनों का रिजल्टेंट निकालो तो आपका जो रिजल्टेंट आएगा वो 2 न्यूटन्स आएगा, वो भी लेफ़्ट की तरफ, राइट की तरफ। 2 न्यूटन आएगा राइट की तरफ। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए 3 न्यूटन्स टूवर्ड्स द लेफ्ट। तो ए बाहर हो गया, ए क्या हुआ? ए बाहर हो गया। अब क्या करेंगे? अब दूसरी लगाएंगे। अब 6 न्यूटन्स लगाएंगे राइट की तरफ। अब हमने यहाँ पे जो फोर्स लगाई वो फोर्स हमने लगाई 6 न्यूटन्स,
अब हमने 6 न्यूटन की फोर्स लगाई। तो पहले इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये आपके पास हो जाएगा तकरीबन 11 न्यूटन्स, और यहाँ पर भी 11 न्यूटन्स है, यहाँ पर भी 11 न्यूटन्स है। तो यहाँ पे तो रिजल्टेंट फोर्स 0 बन गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 3 न्यूटन चाहिए लेफ़्ट की तरफ, तो बी भी बाहर हो गया। अब हम चेक करेंगे किसको, अब हम चेक करेंगे थर्ड ऑप्शन को। थर्ड वाला क्या कहता है, थर्ड वाला कहता है 9 न्यूटन टूवर्ड्स लेफ्ट। अब आप 9 न्यूटन लगाओ लेफ़्ट की तरफ, 9 न्यूटन लगाओ लेफ़्ट की तरफ। अब इन दोनों को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा तकरीबन 14 न्यूटन्स, 14 न्यूटन्स, और यहाँ पे 11 न्यूटन्स ही आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बड़ी में छोटी माइनस कर दो। तो आपका जो रिजल्टेंट बनेगा वो कितना बनेगा, रिजल्टेंट बनेगा 3 न्यूटन, और कहाँ बनेगा, बड़ी फोर्स की डायरेक्शन में, यहाँ पे बनेगा, यहाँ बनेगा लेफ़्ट की तरफ, लेफ़्ट की तरफ। तो क्या बन गया आपका, क्या 9 न्यूटन टूवर्ड्स लेफ़्ट लगाने से आपकी रिजल्टेंट फोर्स 3 न्यूटन टूवर्ड्स लेफ़्ट बन गई, बिल्कुल बन गई। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या है, यहाँ पे आपका सही आंसर है 9 न्यूटन टू द लेफ़्ट। आई होप इट मेक सेंस, ठीक है। ओके, तो वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, यहाँ से इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। मसला ये है, स्टोरेज का मसला होता है, तो बड़ी वीडियोस को एडिट करना, अपलोड करना बहुत टाइम लग जाता है और मुश्किल भी हो जाता है मेरे लिए। तो अगर कंटेंट अच्छा लगा है, अगर समझ आया है, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड लाइक एज वेल। एंड इफ़ यू बिलीव किसी भी पॉइंट पे देयर कैन बी इम्प्रूवमेंट्स, बिकॉज मैं भी खुद सीख रहा हूँ हर चीज़ ना, इंशाल्लाह और बेहतर होंगे। तो जहाँ भी आपको लगता है देयर इज़ अ चांस टू इम्प्रूव, मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए